हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर सुपर टेट 2020 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी बहुत टाइम है, ठीक है तैयार करेंगे, जब आएगा नोटिफिकेशन आएगा तो तैयार किया जाएगा, ऐसा बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। अगर हम यहाँ पे करंट और जीके की ही बात कर लेते तो ही इतना ब्रॉड है कि आपका तैयार होने में कई महीने लग जाएगा। तो बिल्कुल भी इस गलत फहमी में ना रहिए कि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब हम लोग तैयारी करेंगे। 14-15 पूरे सब्जेक्ट हैं, आपको एक एक तैयार करना है और डीपली तैयार करना। आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो ज़रूरी तो नहीं कि 69,000 सीट फिर से निकले, कम निकलेगी तो और इतने में कितना कंपटीशन है, जब और कम निकलेगी कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो अभी से डियर स्टूडेंट ध्यान से, मन से, लगन से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी को बता दें, तीन टाइम टेबल हमने निकाला है। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, जो कि 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए 6 बजे, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। और सबसे बड़ी चीज़ है, साथ साथ में इसके हम जीके भी लेकर के चलते हैं। और दिन में दोपहर 3 बजे और रात के 8 बजे 3 क्लासेस आपके वनडे एग्जाम टारगेट चैनल पर सुपर टेट 2020 के लिए चल रही हैं। और स्पेशली यहाँ पर क्लासेस आपके सुपर टेट के लिए ही स्टार्ट है। क्योंकि चैनल का एक ही उद्देश्य है, सरकारी स्कूलों में आपकी एक सीट पक्की कराना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? विकल्प आप सभी के सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप सभी के माइंड में बैठ जाना चाहिए। फिर से जब भी वो क्वेश्चन आए, आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे, ये मन में सोच करके पूरी क्लास को अटेंड कीजिए। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाणभट्ट की कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन सी? एक हो गया हर्षचरित, दूसरा है कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी, ये दो कृतियां बाणभट्ट की बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन या 2.5 भी लिखा रहता है। अजमेर में 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई कुछ इमारतें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, कौन कौन सी हैं? कुब्बत उल इस्लाम, क्या है? कुब्बत उल इस्लाम। और कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। ध्यान दीजिएगा, साइड में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते चलते हैं, आपके क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कभी ये क्वेश्चन ना पूछ करके दूसरा जो साइड में मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दी, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो साथ साथ में एक क्वेश्चन के साथ हम कई क्वेश्चन तैयार करते चलेंगे। अगला है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है ए, इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान अल्तमश या इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। किस वंश की? गुलाम वंश की। गुलाम वंश की ये शासिका थी। ये उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। यह ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ये भी ऐसे भी जब घुमा करके और टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा त्याग करके पुरुषों की तरह कपड़े पहन करके राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी, ढक करके नहीं जाती थी। इन्होंने 1236 से लेकर के 40 तक शासन किया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है
वेरी गुड। ए मोरक्को से। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कई देशों की यात्रा के बाद वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था, ये ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में कहाँ पर भेजा, चीन भेजा। और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन किया। ये रेहला पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में इब्न बतूता ने अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन किया, तो ये है आपका उत्तर हो जाएगा रेहला नामक ग्रंथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। इनका पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकारों में से एक माना जाता था। यह बदायूं का रहने वाला था और उसने एक ग्रंथ की रचना की थी। ग्रंथ का नाम है मुनखब, लिख देते हैं मुनखब उल तवारीख। मुनखब उल तवारीख ग्रंथ की इसने रचना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? बी, बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी उसका क्या नाम था? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। क्या नाम था? बाबरनामा। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी। क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीरी। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि दोनों ने कौन कौन सी भाषा में लिखी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी और जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी लिखी। ये तुर्की है और ये कौन सी भाषा? फारसी भाषा में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जितना मैंने ये बताया यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे अलग यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। दोनों की आत्मकथा का नाम और दोनों ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। किस लिए? उद्देश्य क्या था उसके पीछे? इसने यानी कि औरंगजेब ने अपनी पहली पत्नी, उनका नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम उनकी याद में 17वीं शताब्दी में करवाया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी माना जाता है। ताजमहल की फूहड़ नकल यानी कि नकल करके ये बीबी का मकबरा बनवाया गया था, जिसे फूहड़ नकल का भी नाम दिया गया। ये जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था, ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना में
वर्धा योजना 1937 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना में प्रस्तुत किया था और इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े हुए थे। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और गांधी जी ने अपने किस पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी? तो हरिजन पत्र में। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस योजना का मूल सिद्धांत क्या है? हस्त उत्पादक कार्य। ऐसे कार्य किए जाते थे जो हाथों से काम किए जाते थे और जो प्रोडक्ट बनता था उसको बेच करके खर्चे निकाले जाते थे। ये था बच्चों के माध्यम से। और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाती थी। कितने साल तक? 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। किसमें? मातृभाषा में। तो जैसे आपको बता दें, कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये यहाँ पे आया बुनियादी शिक्षा, तो वर्धा योजना आपको याद करना। कुछ ऐसे वर्ड मतलब जो इससे संबंधित, वर्धा योजना 1937, 7 वर्ष, जैसे इतना याद रहेगा 7 वर्ष। फिर उसके बाद हस्त उत्पादक कार्य, तो कुछ ये इस तरीके की, और ये साथ साथ में मातृभाषा। तो कुछ ऐसे टैग वर्ड होते हैं जो आपके दिमाग में रहेंगे। 7 वर्ष आ गया तो 7 वर्ष क्या पेंशन स्कीम थोड़ी ना है। तो मतलब इससे समझ में आ जाएगा कि 7 वर्ष तक के लिए बच्चों को विद्या अध्ययन करवाया जाता था। क्लियर है? अब ऐसे ही 1937 वर्धा योजना, फिर उसके बाद मातृभाषा में शिक्षा दी जाती थी। कहने का मतलब कुछ ऐसे अगर आप टैग वर्ड याद रहेंगे तो आप टिक सही कर ले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विकल्प यहां भी आपका सही हो जाता है डी, विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है। सबसे पहले इस मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप वाराह नगर में की गई थी। कहां पर? वाराह नगर में की गई थी। उसके पश्चात वेलूर, कलकत्ता में मिशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक किसे का समझा जाता है? बहुत ही, जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, जो कुछ भी चैनल पे एक्टिविटी हो, आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग अपडेट रहें, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। ठीक है। फ्री में शिक्षा मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाइए। बिना एक भी पैसे लगे जब आपको इतना कुछ कंटेंट मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो आप लोग उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। सभी जितने ज़रूरतमंद बच्चे हैं सभी तक पहुँचाइए। क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेलेंटाइन शिरोल ने। क्या नाम है? वेलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, पुस्तक का नाम भी लिख देते हैं इंडियन अनरेस्ट। तो वेलेंटाइन शिरोल ने पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट, जिसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो उत्तर आ जाएगा वेलेंटाइन शिरोल। फिर ये होगा कि वेलेंटाइन शिरोल ने अपनी किस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा? तो उत्तर यहाँ पे आ जाएगा इंडियन अनरेस्ट। इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब अशांति का, भारतीय अशांति का जनक, इससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों आपकी जुबान पे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करना है। साथ साथ में उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे फैक्ट नहीं कि कुछ भी याद करते चलो जो एग्जाम में नहीं आ रहा। जहाँ पे एग्जाम में आने के चांसेस 100% है, उसे हम डिटेल में इस तरीके से तैयार करते चलेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है,
अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहा जाता है। क्लियर है? और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसी ग्रंथ से संकलित है, ये जानते रहिए। आनंद मठ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था। तो ये ही वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कहा गया। ऑप्शन आपका बी सही होता है। नेक्स्ट है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष में पड़ी? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है। ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, थोड़े से बड़े ऑप्शन है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। नरम दल और गरम दल के बीच फूट 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाता है किसने की? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। क्लियर है? फिर 1916 में 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों धड़े फिर से एक हो गए थे। और कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। किसकी मैंने बात की अभी? जब दोनों दल, ये तो मैंने अलग होने की बात कही, फिर जुड़ने की बात कही। तो अलग होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। और जब दोनों फिर से एक हुए तो उस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। उम्मीद है कि कंफ्यूजन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, एक बार। संविधान की उद्देशिका में संशोधन एक बार किया गया था। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। एक पॉइंट। दूसरा, एक क्वेश्चन तैयार हुआ, दूसरा क्वेश्चन तैयार हुआ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो शब्द आपको बताना है। तो शब्द यहाँ पे आपको बता देते हैं। समाजवाद, 3 शब्द जोड़े गए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? बी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। 7 मौलिक अधिकार थे। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7 हो गए। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7 अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार, जो कि अब हटा दिया गया। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसलिए अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई।
ये आपको याद रखना है 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा। किसे हटाया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को। अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार बन गया है, मैंने आपको बताया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलती है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति होता है, क्या होता है? विकल्प के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करना है, आराम से चूज कर लीजिए। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या संसद सदस्य नहीं होता है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, सांसद होगा। भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है, किंतु वह यदि किसी पद पर है तो निर्वाचन के पश्चात उसे उस पद से हटना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है, या जिस दिन से वह पद धारण करता है उस दिन से वह पद रिक्त माना जाता है। त्याग पत्र ना भी दे तो वो रिक्त माना जाता है। तो कहने का मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मेरे इस सेंटेंस पे आपको ध्यान देना है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से क्वेश्चन एक कन्फर्म आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दें? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद उसे अधिकार देता है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दें? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है अनुच्छेद 360। संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है और ऐसी घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह अवश्य ली जाती, आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना देता है? बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आप बताइए न्यूटन का पहला गति नियम किसका कॉन्सेप्ट देता है? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे डी, जड़त्व का। न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए। पहला नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन के अनुसार पदार्थ का एक प्राकृतिक गुण है जो उससे गति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब पदार्थ जिस भी अवस्था में है उसी में वो रहना चाहता है, वो अपनी गति का विरोध करता है, नहीं चाहता कि हम चलें, या फिर रुके हैं तो रुकना ही चाहता है, चल रहा है तो चलना ही चाहता है, जब तक कि उस पर बाह्य बल लगा करके रोका ना जाए। तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का कॉन्सेप्ट देता है, जड़त्व की संकल्पना को बताता है, और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का यही नियम है जो जिस अवस्था में उसी में रहना चाह रहा है, बदलना नहीं चाह रहा है, जड़ बन करके स्थिर रहना चाह रहा है। स्थिर मतलब अपनी स्थिति में ही रहना चाह रहा है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर क्या नापने की काम आता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, पवन का बेग। ध्यान दीजिएगा, पवन की दिशा भी है, पवन का बेग भी है, तो आपको बेग वाले पे ही टिक करना है, पवन का बेग। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? दूध की सघनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, लैक्टोमीटर। दूध की सघनता मतलब दूध का घनत्व,
दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर नामक उपकरण प्रयोग किया जाता है। ध्रुवणमापी की सहायता से ध्रुवित प्रकाश के कारण उत्पन्न ध्रुवण कोण को मापा जाता है, ये जानते रहिए। नेक्स्ट है, पूछा गया है तभी मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? दूध जब मथा जाता है तो उससे क्रीम अलग हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, किसके कारण क्रीम अलग हो जाती है? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं अपकेंद्रीय बल को। तो जब क्रीम दूध से अलग हो जाती है तो इस प्रक्रिया में अपकेंद्रीय बल लगता है, जिससे कि दूध से क्रीम अलग हो जाती है। बस इतना जानते रहिए। जब दूध को मथा जाता है तो क्रीम जो अलग होती है उसमें कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, ऑर्गन भरा होता है। बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस ऑर्गन लगभग 93% के करीब भरी होती है। साथ ही इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी भरी होती है, लगभग 7% के करीब ऑर्गन और नाइट्रोजन, लेकिन मेनली ज़्यादा मात्रा में 93% ऑर्गन है, 7% नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? आपको बताना है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या उपरोक्त सभी। ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग बताइए जल्दी से। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तो आप लोग रिप्लाई जरूर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है, साइलेंट वैली स्थित है कहाँ पर? असम में, केरल में, अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करेंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आपको क्लास कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि एक स्टूडेंट कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर ज़रूर करेगा। फ्री क्लासेस है, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, बस आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी मैं नॉलेज आप लोगों को दे रही हूँ सभी तक पहुँचे, मेरी मेहनत साकार हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करने के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।